नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द क्राइम फाइल्स। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो बेटियां, एक नजर में ये शब्द सांसारिक जीवन में एक रिश्ता मात्र है, लेकिन सही मायने में बेटियां अपने आप में संपूर्ण संसार है। इनके होने से ही हम और आप हैं, इनके होने से ही जीवन है और जिंदगी के सारे दृष्टांत हैं। पर विडंबना यह है कि इन्हीं बेटियों को इसी समाज में सांस लेने वाले हैवान अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने से नहीं चूकते हैं। हिंसक सोच और हैवानियत की वजह से देश में हजारों बेटियों की सांसें उखड़ चुकी हैं। ऐसे हैवानों के शिकार बनी हजारों बेटियां आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां इन बेटियों पर हैवानों के गिद्ध निगाहें न पड़ रही हों। वारदात पर वारदात लगातार होते रहते हैं। बहुतेरे मामलों को आवाज नहीं मिल पाती, तो जो मामले सामने आते हैं कुछ वक्त के शोर के बाद वह भी थम जाते हैं, लेकिन दरिंदगी की दास्तां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर क्यों? दुनिया भर में भारत एक ऐसा देश है जहां नारी के अधिकार और नारी के सम्मान पर सबसे ज्यादा बात होती है। हमारी सभ्यता में हमेशा से नारी को देवी का स्वरूप माना गया है। यही बेटियां हैं जो वक्त के साथ संसार के विभिन्न रिश्तों की मर्यादाओं को समझाती हैं। बहन के रूप में भाई की ताकत होती है, पत्नी के तौर पर पति को सांसारिक रिश्तों से जोड़ती हैं, फिर एक जननी के तौर पर संसार को आगे बढ़ाती हैं। पर विडंबना है कि हैवानियत के अंधे भक्त उनकी कोमलता को अपने बाहुबल से मसल देते हैं। जीवन भर के लिए ऐसी सिहरन दे जाते हैं जिसके बाद शिकार हुई बेटियों को अपना ही जीवन बोझ लगने लगता है। तो कई वारदातों में उन्हें दर्द से तड़पते रह जाती हैं, पर उन्हें चीखने का मौका भी नहीं मिल पाता। बात निर्भया की हो, बात डॉक्टर देविका की हो या फिर दूसरी बेटियों की हो, सवाल एक ही है कि यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा और कहां पर खत्म होगा। ऐसी ही बड़ी वारदातों को लेकर हमारी खास पेशकश द क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है। निर्भया, इस नाम को सुनते ही जहन में 16 दिसंबर 2012 के उस अंधेरी रात की सारी तस्वीरें घूमने लगती है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। 23 वर्षीय उस युवती के साथ 6 हैवानों ने जिस क्रूरता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, वह आज भी इंसान को सिहरने पर मजबूर कर देगा। निर्भया एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी जिसके दिमाग में एक बेहतर कल की कल्पना थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात ऐसे दरिंदों से होगी। मासूम निर्भया के साथ सभी ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके साथ जो किया गया उसकी यादें आज भी रूह कपा देती है। वारदात के बाद उस मासूम की स्थिति इतनी भी नहीं थी कि वह आप बीती भी सही तरह से बोल पाती। भले ही उन आरोपियों को सूली पर चढ़ा दिया गया, हकीकत ये है कि जैसी दरिंदगी निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में हुई थी, उस हैवानियत का अंत आज भी नहीं हुआ है। देश, काल, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। नाम कुछ और हो सकता है, मौके भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परिणाम अंततः वैसा ही सामने आता है जैसा निर्भया के साथ हुआ था। वहीं बदकिस्मती से आज भी वैसे दरिंदे कई निर्भया पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। निर्भया के मामले में कोर्ट का फैसला आ पाता, इससे पहले पूरा देश एक बार फिर दहल उठा। इस बार 4 दरिंदों ने मिलकर एक और मासूम को न केवल अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि उसका बुरा हाल कर दिया और अपनी हैवानियत को छिपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। एक के बाद एक 4 हैवानों की दरिंदगी के मारे दर्द से पहले ही कराह रही थी। उस पर जब उसे जिंदा जलाया गया, तब उसकी स्थिति क्या रही होगी, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। दरिंदगी के शिकार बनी हैदराबाद की यह युवती भी डॉक्टर ही थी। अभी उसकी चीख शांत भी नहीं हुई थी कि पुलिस ने उन 4 आरोपियों को धर दबोचा। मौका मुआयना के लिए लेकर गई। भागने की कोशिश करते हुए 4 एनकाउंटर के शिकार हो गए। निर्भया मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। मामला कोर्ट चला गया, पैरवी चलती रही। इस बीच न जाने कितनी और निर्भया ऐसे दरिंदों की हैवानियत की शिकार हो चुकी थी। इस बीच हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर का मामला जोरदार तरीके से देश को झकझोरते हुए सामने आया। आरोपियों का एनकाउंटर हो गया।
बावजूद इसके न तो हैवानियत कम हुई और न ही दरिंदगी के शिकार बनने का आंकड़ा कम हुआ। हालात 2012 से पहले जैसे थे, 2019 में भी वैसा ही है। 2024 का भी हाल जस का तस ही है। जाहिर है कि ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि बेटियों के साथ जो कुछ होता आया है, जो हो रहा है, ये सिलसिला कभी थम भी पाएगा? क्या देश की सभी बेटियां हैवानियत के खौफ से कभी उबर भी पाएंगी? इस बीच हैदराबाद पुलिस के एक्शन पर निर्भया की मां की खुशी फूटकर सामने आई। उन्होंने कहा कि किसी बेटी, किसी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी करने वालों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। सुबह सुबह उठते उठते मुझे एक फोन आया कि मैं उन चारों मुजरिमों का एक काउंटर में इनकाउंटर हो गया। मैंने भाग के टीवी चालू किया, मुझे कान पे विश्वास नहीं हुआ कि पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। जब टीवी खोला मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और हैदराबाद की पुलिस के डिसीजन पे मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं उनके फैसले को, उनका जज्बे को सलाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। अभी जो मैं सुन रही थी, इसी चैनल से सुन रही थी कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप किस चीज को मानते हैं सर? मैं तो 7 साल से कानून के तहत लड़ रही हूँ, मुझे क्या मिला है? आज भी 7 साल बाद भी मेरे सामने उनके ह्यूमन राइट, उनके राइट खड़े हैं। आप किस सजा की बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 साल पहले उनको 2 बार फैसला दे दिया कि नहीं, इनको फांसी होगी। आज भी वो मुजरिम जिंदा है, आज भी उनका मुजरिमों का ये है सामने आता है। 28 तारीख को केस था, 28 तारीख को मुझे ये सुनने को मिला कि अभी इनके राइट्स बाकी है। एक ही माइकस उनको मिली हुई है महिला, उन्होंने कहा कि अभी इनके राइट्स बाकी है, इनको फांसी नहीं हो सकती। आप किस कानून की बात करते हैं? बच्चियां मर जाती हैं, सालों साल बीत जाता है, हजारों बच्चियां 2012 के बाद मिल गई। आप किस कानून की बात करते हैं? आप कानून बना के रख दिया, कानून बना के रख दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के रख दिया। आपने कभी मुड़ के देखा कि उस कोर्ट में जज है कि नहीं है? आपने कभी देखा कि 7 साल निर्भया का केस हो गया, उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? आपने कभी पूछा अपने सिस्टम से? तो मैं ये मानती हूँ कि उस हैदराबाद पुलिस में तो जांच बैठनी ही नहीं चाहिए थी। अगर पुलिस के कस्टडी से वो 4 मुजरिम भाग जाते तो आज पुलिस के सारे अधिकारियों पे, पुलिस पे सवाल आप खड़े करते कि पुलिस ने सही काम नहीं किया, मुजरिमों को पैसे लेके भगा दिया। आज लाइफ में एक पुलिस ने सही डिसीजन लिया, आप उसको मान के राजी नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप इस समाज के महिलाओं से, उन बच्चियों के माँ बाप के दुख से वाकिफ नहीं है। आप सिर्फ अपना कानून देखते हैं कि हम कानून के तहत काम करेंगे। अगर आप सही मायने में कानून के तहत काम करे होते तो ये आज एक हफ्ते में जो हमारी बच्चियां, 4 बच्चियां जलाई गई हैं, मारी गई हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं आता। आज मैं इस चैनल से बैठ के आपसे सवाल नहीं कर होती कि नहीं आपका कानून काम नहीं करता, आज वो मुजरिम फांसी पे लटक गए होते। लेकिन मैं आज इसलिए सवाल कर रही हूँ कि मैंने 7 साल बहुत धैर्य के साथ इस कानून को फॉलो किया है, इस लड़ाई को लड़ा है। मैंने अपने बच्ची को मरते हुए, एक सांस टूटते हुए देखा है। मेरी बच्ची 10 दिन जिंदा थी, मेरे बच्ची के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं था कि उसको 1 चम्मच पानी पिलाया जाए। आप किस कानून की बात करते हैं? उसको माँ बाप को आज तक इंसाफ नहीं मिला, आप किस कानून की बात करते हैं? अगर वाकई में आप कानून की बात करते हैं तो जो कानून में कमियां हैं उसको ठीक करिए और निर्भया को मुजरिमों को जल्द से फांसी दीजिए। अगर पुलिस कस्टडी से वो 4 मुजरिम भाग जाते तभी वो यही कहते कि पुलिस ने सही नहीं काम नहीं किया, पैसे लेके उनको छोड़ दिया। आज एक लाइफ में पुलिस ने सही डिसीजन लिया है, फिर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस जो किया है बिल्कुल सही किया है। मैं उनके फैसले का, उनके दरियादिली का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने जो भी किया है कानून के तहत किया है। क्योंकि जब पुलिस के कस्टडी में मुजरिम है और उनका ही हथियार छोड़ रहे हैं, उनके ही ऊपर पत्थर उठा रहे हैं, तो पुलिस फिर क्या करेगी? तो पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है बिल्कुल सही किया है और उनके जो भी हैदराबाद में लोगों ने स्वागत किया है बिल्कुल सही किया है। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, हम इसी में उलझे रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन असली मुद्दे पे हम बात ही नहीं करते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं वो मुझे जवाब दे कि मैंने कानून के तहत लड़ाई लड़ी है। निर्भया का केस किसी से छिपा नहीं है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मेरे को 7 साल में क्या मिला है इस कानून के तहत में? क्या उनको फांसी हो गई है? 2.5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट को हम सबसे उच्च न्यायालय मानते हैं। आज भी 2.5 साल के बाद भी वो जिंदा है। आज भी वो हमारे सामने उनका राइट्स खड़ा है कि नहीं, इनका अभी राइट बाकी है, इनको फांसी नहीं हो सकती। हम किस कानून की बात करते हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? कानून आपने बना के रख दिया, कोर्ट बना के रख दिया। आपने कभी उस पे देखा, कभी इंक्वायरी की कि हमारे कोर्ट में जज है कि नहीं है, हमारे जो केसें हैं वो चल रही है कि नहीं चल रही है? तो मैं नहीं इनको मानती। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो हैदराबाद के पुलिस ने डिसीजन लिया है, एक समाज में नजीर पेश किया है। जो हम लोग हैदराबाद केस हुआ था, 1 हफ्ते से टीवी से, जंतर मंतर से अपने जगह से जूझ रहे थे हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे भी ऐसे ही संघर्ष करते रहें। हम जरूर एक दिन हमारा सिस्टम भी बदलेगा और इंसाफ भी मिलेगा। इससे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक महिला पत्रकार को 5 दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग निकला। पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ये वारदात 22 अगस्त 2013 की है। मुंबई की शक्ति मिल का कंपाउंड लोगों के दिलों में दहशत की वजह बन चुका है। खंडहर में तब्दील हो चुके इस शक्ति मिल के कंपाउंड में उस शाम जो कुछ हुआ उसने देश की बेटियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वीरान पड़ी शक्ति मिल में 22 साल की एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ 5 दरिंदों ने हैवानियत को अंजाम दिया। हवस में अंधे हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। देश के अन्य शहरों में रहने वालों को ये शहर एक आइडियल की तरह लगता था। देश के दूसरे शहरों की बेटियां मुंबई की आबोहवा पर नाज किया करती थीं। लगता था कि दिल्ली और देश की बाकी तस्वीर कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कम से कम मुंबई तो महफूज है। दम भरते थे कि देखो मुंबई में लड़कियां रात को भी अकेले लोकल में घूमती है। दावे करते थे कि देखो मुंबई में लड़कियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। जिस मुंबई को हम जिस्म और रूह का हिस्सा मान रहे थे, उसी मुंबई में भी उसी जिस्म के खातिर रूह का कत्ल हो गया। क्योंकि जब कभी किसी की इज्जत तार-तार होती है तो सिर्फ जिस्म नहीं मरता, रूह भी दम तोड़ देती है। निर्भया कांड के बाद साल दर साल इस घिनौने अपराध का जहां दायरा बढ़ता जा रहा था, हैवानों की संख्या में भी लगातार इजाफे हो रहे थे, जिसके गवाह एनसीआरबी के आंकड़े हैं। इस दौरान निर्भया के आरोपियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए जल्लाद की तलाश जारी थी। तब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वर्तिका सिंह ने गृह मंत्री भारत सरकार को अपने खून से एक आवेदन लिखा था। आइए जानते हैं उस आवेदन में आखिर था क्या। मेरे हाथ में एक पत्र है, ये मैंने गृह मंत्री को लिखा हुआ है और ये पत्र जो है मेरे खुद से अपने हाथ से मेरे खून से लिखा हुआ पत्र है। और मैंने ये लिखा है कि निर्भया कांड में जो अभी मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि सर मेरे हाथों फांसी दी जाए, ताकि एक महिला अगर इस तरीके का कोई भी मुद्दा आता है देश में, समाज में, और एक महिला बलात्कारियों को फांसी देती है, तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमारे भारत देश में महिलाओं को, लड़कियों को इस तरीके का दर्जा एक नारी की तरह और साथ में एक जो देवी की तरह माना जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में ये बात जाए और बलात्कारियों को इस तरीके की सीख मिले कि एक महिला आपको फांसी दे सकती है। और ये मेरे हाथ में जो रसीद है, मैंने डाक द्वारा भेजा है, ट्वीट भी किया है माननीय गृह मंत्री जी को, भारत सरकार को। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ जो भी सैनिक महिलाएं हैं या फिर जो भी संस्थाएं हैं और साथ में जो भी अभिनेत्रियां हैं, चाहे वो जो विधायक हैं हमारे यहाँ पे देश में, जो भी सांसद हैं, सभी को चाहती हूँ कि वो लोग मेरा सपोर्ट करें, ताकि हमारे हाथ से इस तरीके की जो भी इन लोगों के बलात्कारी हैं उनको फांसी दी जाए और देश में कुछ अलग बदलाव हो हमारे देश में, और महिलाएं जो हैं वो डर के ना रहें बल्कि आगे बढ़ें और एक देश में एक अलग तरीके का एक समाज कायम हो।
अब तक जितने प्रकरणों का जिक्र किया गया है वे ऐसे मामले हैं जो बड़े स्वरूप में सामने आए हैं। ये वो उदाहरण है जिसकी शिकार देश की बेटियां हो रही है, लगातार हो रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के माध्यम से हर साल सामने आने वाले आंकड़ों पर जब नजर पड़ती है तो वास्तव में तब समझ में आता है कि जब जब किसी महिला के साथ हैवानियत होती है तो इतना शोर क्यों होता है, क्यों पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतर आता है और क्यों घिनौनी हरकतों को अंजाम देने वालों को सीधे सूली पर चढ़ाने की मांग करता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के ही आंकड़ों को सच मान ले तो 2010 तक देश में हर 6 घंटे में एक महिला हैवानियत का शिकार हुआ करती थी। वक्त की रफ्तार के साथ आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा होता चला गया और 2021 में हर घंटे 3 महिलाओं को हैवानों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया। 2022 और 2023 के आंकड़े तो और भी ज्यादा भयावह हैं, जिसके मुताबिक प्रतिदिन 90 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि हवस में अंधे लोगों के खिलाफ सख्ती तो बरती जा रही है, लेकिन वारदातों की संख्या में कमी आने के बजाय इजाफा दर्ज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के खिलाफ होने वाली दरिंदगी को लेकर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून भी अपना काम कर रही है। पीएम मोदी ने ऐसे हैवानों को लेकर कहा कि देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने रेप और गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की पैरवी करते हुए कहा कि देश में सालों से राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कानून लाए जाने की मांग उठती रही है, जिस पर फैसला लिया जा चुका है और अब ऐसे दरिंदों को सीधे फांसी पर लटकाकर देश की बेटियों को न्याय दिलाए जाने की इस परंपरा को और भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है उससे लाखों गुना पीड़ा हमें देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को लाखों गुना पीड़ा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पे लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है और उससे हमें, हमारे लिए सुप्रीम है रूल ऑफ लॉ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों में, कॉलेज में, प्रचार माध्यमों में हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो महिलाओं का गौरव करने का, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। ये हमें परिवारों में भी ये संस्कार देने होंगे। भाइयों बहनों, निर्भया कांड के बाद साल 2013 में आपराधिक कानून अधिनियम ने दुष्कर्म और यौन अपराध कानूनों और उसकी जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए। इसमें सबसे प्रमुख दुष्कर्म की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था।
भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया। इसमें बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में हाथ या किसी अन्य चीज से प्रवेश भी दुष्कर्म माना जाएगा। सहमति की उम्र को भी बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। दुष्कर्म की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में भी संशोधन किया गया। संशोधित धारा के तहत दुष्कर्म में कम से कम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में 10 साल तक कर दिया गया। दुष्कर्म की वजह से मौत होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की सजा देने का भी प्रावधान हुआ। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16 से 18 साल तक की आयु के आरोपियों पर जघन्य अपराधों का आरोप लगने पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। क्राइम डेस्क, एशियन न्यूज। कहने को तो देश आर्थिक, राजनीतिक, सामयिक मामले में तरक्की कर रहा है। विश्व भर में भारत की अपनी अलग पहचान है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण दुनिया कर रही है। पर दूसरी तरफ देश के भीतर जो दरिंदगी हो रही है, जिन बेटियों को राज रानी के तौर पर रखा जाता है, उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी होती है, भूखे भेड़िए उन्हें अपने अंधे हवस का शिकार बनाने के बाद जैसा अधमरा कर जाते हैं, जिंदा जलाकर अपनी हैवानियत को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बेटियां आखिर खुद को कब तक खौफजदा होने से कैसे बचाएंगी? रोजमर्रा की तमाम मुश्किलों को छोड़िए, इस देश में किसी लड़की के लिए आप खुददारी और इज्जत से जिंदा रहना जंग लड़ने से कम नहीं रह गया है। हर वक्त और हर तरफ लालची निगाहें उनका पीछा करती हैं। ये निगाहें किसी अजनबी की हो सकती है, किसी दोस्त या प्रेमी की हो सकती है, पड़ोसी की, या फिर दुनिया की सबसे महफूज जगह यानी घर की 4 दीवारी के अंदर मौजूद अपने किसी सगे की भी हो सकती है। आज के लिए द क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।